बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट 2 जो कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ पे है, इसको स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ जो आप लोगों का यूनिट 2 है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है हेल्थ, डिजीज़ और वेलबींग, इनका आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो डिजीज़ काजेशन का कंसेप्ट है वो आप लोगों की क्लियर होगी, और हेल्थ इंडिकेटर्स जो है उनको आप लोग जान पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो सेंचुरीज़ पहले मौजूद था। यहाँ पे लिखा भी है कि हेल्थ इज़ इवोल्व्ड ओवर सेंचुरीज़ पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट मौजूद था। हेल्थ का कंसेप्ट मौजूद था, लेकिन हेल्थ की जो प्रॉपर डिफिनीशन, जो होलिस्टिक डिफिनीशन, आजकल के दौर में हम मॉडर्न डिफिनीशन कह सकते हैं, होलिस्टिक डिफिनीशन कह सकते हैं, एक प्रॉपर एक सही वाला डिफिनीशन कह सकते हैं, जो कि WHO ने दी हुई है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेलबींग, कि जिसमें बंदा जो है कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होता है, और इट्स नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, जो मॉडर्न डिफिनीशन हम हेल्थ की करते हैं। तो वो डिफिनीशन जो आज हम मॉडर्न डिफिनीशन करते हैं, वो डिफिनीशन नहीं थी हेल्थ की। हेल्थ को इस तरह होलिस्टिक सिरे से नहीं देखा जाता था, नैरो डिफिनीशन हुआ करती थी हेल्थ की उस टाइम। फर्स्ट टाइम जब हेल्थ की बातें होती थी, तो उस टाइम हेल्थ को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता था कि हेल्थ इज़ द बॉडीज़ एबिलिटी टू फंक्शन। वो कहते थे कि एक बॉडी की जो फंक्शन करने की एबिलिटी है, उसको हेल्थ कहा जाता है। उनका कहना था कि हेल्थ जो है वो एक ऐसी नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टेट है जो कि वक्त के साथ साथ डिजीज़ की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। अगर एक इंसान का जिस्म इस काबिल है कि वो फंक्शन कर सके, तो इसका मतलब वो बंदा जो है, वो इंसान जो है वो हेल्दी है, इस तरह तस्वुर किया जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो हेल्थ के चेंज होते रहे। यहाँ पे लिखा है चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ टिल नाउ आर, यानी पहले उस ज़माने से लेके उस कदीम ज़माने से लेके अभी तक जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते आए हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट वन जो कॉन्सेप्ट है वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये 400 BC से भी पहले की बात है, जब हिप्पोक्रेटिस थे। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। तो उन्होंने इस बारे में बात की थी, हेल्थ के बारे में। उस टाइम ये जो बायोमेडिकल थ्योरी है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इस पे काम किया था। उन्होंने इस बायोमेडिकल थ्योरी के अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स रखे थे। उन मेजर पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उसमें एक नैरो डिफिनीशन थी हेल्थ की। नैरो सी एक छोटी सी डिफिनीशन थी, जो कि ये थी कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें हमेशा एक डिफाइनेबल डिजीज़ जो है वो एब्सेंट होता है। हिप्पोक्रेटिस का कहना था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर कि हेल्थ इज़ ए स्टेट इन विच ऑलवेज द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइनेबल डिजीज़ इज़ प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसी हालत कि जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होती, एक ऐसी जिस्म के जिसमें अगर कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है वो हेल्दी है। ये डिफिनीशन हिप्पोक्रेटिस ने बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर 400 BC से पहले दी हुई थी। इसके अलावा इसमें माइंड और बॉडी डिस्टिंक्शन की बात थी। ये भी इसका इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का एक मेजर पॉइंट है कि कहा गया था कि माइंड और बॉडी जो है ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स कि ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट इंटिटीज़ है, इनमें कोई जो है इंटर रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इनकी कोई इंटर रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है माइंड और बॉडी की। ये भी इसका एक मेजर पॉइंट था। इसके अलावा इन्होंने रिडक्शनिज़म पे बात की थी। रिडक्शनिज़म में इनका कहना था कि यानी एक फ़िलासफ़िकल आइडिया थी इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। ये जो रिडक्शनिज़म है, उसमें कहा गया था कि जो हायर लेवल होते हैं, जैसा कि सोशल, मेडिकल और मेंटल फेनोमेनाज वगैरह हैं, इनको हायर लेवल कहा गया था, और हायर प्रोसेसेस का नाम दिया गया था, हायर फेनोमेनाज का नाम दिया गया था, और कहा गया था कि ये जो हायर फेनोमेनाज है, हायर प्रोसेसेस है, सोशल, मेडिकल, मेंटल, इनको स्टडी करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लोअर लेवल की ज़रूरत होती है, जैसा कि बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। यानी मेडिकल, सोशल, मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए हम बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये जो फ़िलासफ़िकल आइडिया है, ये रिडक्शनिज़म कहा जाता था, और ये एक मेजर पॉइंट थी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर साइको सोशल कॉन्सेप्ट, फिर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के मैंने मेजर पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड्स बने हुए हैं आप लोगों के, इसमें बस एक एक स्लाइड में सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर किए गए हैं, इसीलिए इसके कुछ मेजर पॉइंट्स जो है इन स्लाइड में नहीं डाले गए हैं। जो मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आपने अपने साथ नोट करने हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स ग्रेड है उसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट अगर दिया गया है तो इससे रिलेटेड वो सारी बातें भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है जो कि इन स्लाइड्स में मौजूद नहीं हो। ज़्यादातर इस तरह होता है कि इन्हीं स्लाइड की चीज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स ग्रेड में एक टॉपिक को देने का मतलब है कि आपने डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को कवर करना होता है, सिर्फ एक ही स्लाइड पे रिले नहीं करना होता है। इसीलिए जो ओरली मैं आप लोगों को इस स्लाइड के अलावा बातें बता रही हूँ वो आपने अपने साथ नोट करने हैं। मे भी उनमें से कोई अगर पॉइंट MCQs में आ जाती हैं आप लोगों के पेपर में, तो आप लोगों को उस MCQs को हल करने में कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स में जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट दी गई है उसके बारे में लिखा है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। देखिए कि ट्रेडिशनली उस टाइम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हेल्थ के लिए ये ख्याल की जाती थी कि ये एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। डिजीज़ जब एब्सेंस है तो वो बंदा हेल्थी है, एंड इफ़ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज़ देन द पर्सन वाज कंसीडर्ड हेल्थी। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ द बेसिस इन जॉम थ्योरी ऑफ डिजीज़। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से जो जॉम थ्योरी ऑफ डिजीज़ है वो बनी थी। फिर जॉम थ्योरी ऑफ डिजीज़ मैंने आप लोगों को CHN 2 में 5th सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट थी आप लोगों की, उसमें आप लोगों को पढ़ाई थी रॉबर्ट कोच का। मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट कोच जो कि एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जॉम थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की थी। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है, उनका कहना ये था इस थ्योरी के अंदर कि अगर एक इंसान जो है वो बीमार है, एक इंसान नहीं, चलो ऑर्गेनिज्म का उन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म अगर बीमार है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ है तो उसके अंदर मस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो ज़्यादा मकदार में पाए जाएंगे। उनका ये कहना था कि हर एक डिज़ीज़ जो है वो जॉम की वजह से होती है। अगर डिज़ीज़ है तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जॉम्स जो है वो ज़रूर मौजूद होंगे। इसको कहा जाता था जॉम थ्योरी। तो यहाँ पे बात कही गई कि अगर एक डिज़ीज़ एक जिस्म के अंदर है तो वो बीमार है, अगर एक डिज़ीज़ नहीं है तो वो हेल्थी है। तो फिर इसको देख के ये जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने कहा कि डिज़ीज़ कब आती हैं एक हेल्थी जिस्म में, जब कोई जर्म आती हैं, और अगर जर्म नहीं होती तो फिर डिज़ीज़ भी नहीं होती, और अगर डिज़ीज़ नहीं होती तो फिर वो बंदा हेल्थी कहलाता है। ये बात उन्होंने की थी। द मेडिकल प्रोफेशन व्यूड द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन, डिज़ीज़ एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, एंड वन ऑफ द डॉक्टर टास्क इज टू रिपेयर द मशीन। उस टाइम ये जो मेडिकल प्रोफेशन है उस टाइम की बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेडिकल प्रोफेशन है ये इंसान के जिस्म जो है इसको एक मशीन तस्वुर करती थी, और फिर कहती थी कि इस मशीन में कोई ब्रेक डाउन आ जाती है तो फिर उसकी वजह से डिज़ीज़ होता है, और फिर एक डॉक्टर जो है वो एक मैकेनिक का किरदार अदा करता है कि उसने इस मशीन को किसी ना किसी तरीके से रिपेयर करनी है ताकि वो डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए और ये मशीन दोबारा से अपना काम सही तरीके से स्टार्ट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आप लोगों को इकोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। ज़ाहिरी सी बात है कि आप लोगों को इकोलॉजी का पता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी मींस कि उसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, कि एक इन्वायरमेंट और एक ऑर्गेनिज्म की जो उस इन्वायरमेंट में रहता है उसकी अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, और उसकी जो रिलेशनशिप उसके एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान की जो रिलेशनशिप है उसके बैलेंस के बारे में हम देखते हैं इस इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी में हम उस बैलेंस को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म और उसकी जो इन्वायरमेंट है उसके दरमियान बैलेंस की कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसको अगर हम देख ले इसको हम हेल्थ को इस इकोलॉजी के अंदर अगर हम देख ले तो फिर ये जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये एग्जामिन की जाती है कि जो फिज़िकल, सोशल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है इंसान की, उसमें अगर चेंजेस आ जाती है, उसका कोई इम्पेक्ट होता है तो वो ह्यूमन के हेल्थ पे किस तरह असरानंदाज होती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान का इन्वायरमेंट इस तरह है, उसका ऑक्यूपेशन इस तरह है, या कोई भी उसका इन्वायरमेंट इस तरह है कि उसमें एयर पोल्यूशन है, तो उस एयर पोल्यूशन का उस इंसान पे कोई ख़तरा पड़ता है या नहीं? ज़ाहिरी सी बात है पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एयर पोल्यूशन को तो उनको आस्थमा हो जाती है। तो यही चीज़ें हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ से रिलेटेड इकोलॉजी का कंसेप्ट है इसके अंदर यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि एक इन्वायरमेंट का क्या असर होता है इंसान के हेल्थ पे। देखिए लिखा है, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज़ व्यूड एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हेल्थ को एक इन्वायरमेंट के साथ एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम के तौर पे देखा जाता था कि हेल्थ एक इंसान के, एक ऑर्गेनिज्म के, उसके हेल्थ के, उसके इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अगर ये ह्यूमन बीइंग की उसके इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में कोई मसला आता है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस आती हैं, बैलेंसिंग नहीं होती, तो फिर उसका हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाता है। एंड डिजीज़ ए मल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। देखें कि एक इंसान की हेल्थ जो है वो कब बनती है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वालों का कहना था इंसान हेल्थी तब होता है जब उसके और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान बैलेंसिंग होती है, उनकी इंटर कनेक्शन जो है वो बैलेंस पे होती है। और अगर एक इंसान अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट ना हो पाए, उसकी मल एडजस्टमेंट हो जाए, तो उस टाइम डिजीज़ पैदा होती है। ये कंसेप्ट था इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें यही कंसेप्ट था। अकॉर्डिंग टू ड्यूबोइस या ड्यूबोस, जो भी आप कह लें स्टूडेंट्स, ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, विलियम एडवर्ड बुगहार्ट ड्यूबोस इनका नेम था, पूरा नेम W.E.B. ड्यूबोस के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा था हेल्थ की, इन्होंने इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर ये डिफिनीशन दी हुई थी कि हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड ए कंटिन्यूस एडाप्टेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। कि इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है वो जब भी बॉडी में कोई पेन नहीं होती, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। और ए कंटिन्यूस एडाप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। और हेल्थ के अंदर क्या होती हैं, अगर एक इंसान हेल्थी है तो वो कंटिन्यूसली अपने इन्वायरमेंट के साथ एडाप्टेशन करता है, एडजस्टमेंट करता है, ताकि वो ऑप्टिमल फंक्शन कर सके। और अगर कोई पेन आ गई, कोई डिस्कम्फर्ट आ गई और वो इंसान अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो सका, एडाप्ट नहीं कर सका, तो फिर वो ऑप्टिमल फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। और अगर वो ऑप्टिमल फंक्शन नहीं कर पाएगा तभी वो बंदा हेल्थी नहीं कहलाएगा। ये इनका कॉन्सेप्ट था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें साइकोसोशल कॉन्सेप्ट जो है, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो हेल्थ साइकोलॉजी वाले जो है, हेल्थ साइकोलॉजी वाले ये इस तरह एग्जामिन करते हैं कि किस तरह एक इंसान की बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो उसके हेल्थ को, उसके इलनेसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल, जितने भी साइकोलॉजिकल साइंस है उसको यूज़ करते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इलनेसेस को प्रिवेंट करने के लिए, और जो जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है उनको इम्प्रूव करने के लिए। यानी इनका ये जो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है, इनका कहना ये था, इनका एक ख़ास जो उम्मीद थी अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे लाने की, वो ये थी, इनकी सोच ये थी इसके पीछे कि पेशेंट्स जो है, तमाम पेशेंट्स वो कैसे इलनेसेस को हैंडल करते हैं। सब एक जैसे हैंडल नहीं करते, एक इंसान जो है वो अलग हैंडल करते हैं, दूसरे इंसान को अगर देखा जाए तो उनका अलग तरीका होता है। इन्होंने कहा कि क्यों कुछ लोग जो है वो मेडिकल एडवाइसेस वगैरह जो उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो अच्छे एक्टिविटीज़ हैं, उनको क्यों फॉलो नहीं करते। या फिर इन्होंने कहा कि स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है वो एक बुरी आदत है, इससे लंग कैंसर हो सकती हैं, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत अच्छी आदत है, उसको अपनाना जो है सारे पूरे बॉडी सिस्टम जितने भी हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन लोग क्यों नहीं उसको फॉलो करते तो नहीं है। एक बंदा जिसको पूरी तरह से पता होता है कि स्मोकिंग जो है उसके इतने सारे नुकसान हैं, उसको माउथ कैंसर, उसको लंग कैंसर, पता नहीं कौन कौन सी कैंसर्स उसको हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ जानते हुए भी स्मोकिंग करता है। तो ये सब कुछ क्यों होते हैं, इस ही क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए ये कॉन्सेप्ट सामने आई थी साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के नाम से। लिखा है, अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल कॉन्सेप्ट हेल्थ इज़ नॉट ओनली बायोमेडिकल फेनोमेना बट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न। आप देखिए कि इन लोगों ने कहा कि ये जो हेल्थ है, हेल्थ सिर्फ बायोमेडिकल फेनोमेना नहीं है, सिर्फ बायोमेडिकल प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका क्वेश्चन था कि क्यों लोगों को चीज़ों का पता होता है, उनको उनकी मेडिकल, उनकी जो रिज़ल्ट निकलती हैं, आउटकम निकलती हैं, उनका पता होता है, लेकिन फिर भी वो जो जितने भी कंट्रोल मेजर्स वगैरह हैं, प्रिवेंशन मेजर्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते। ज़ाहिरी सी बात है उनका वो फॉलो ना करने के पीछे कोई साइकोलॉजिकल, कोई सोशल, कोई कल्चरल या कोई इकोनॉमिक या कोई पॉलिटिकल फैक्टर मौजूद है। इन सब का असर होता है एक इंसान के हेल्थ पे। इन्होंने बताया कि
सोशल का इन्होंने बताया कि सोशल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के सोशल फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल पुअरिटी हो गई, अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, इसके अलावा लेक ऑफ एजुकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अफेक्ट करती है हेल्थ को, हम इसे कभी इनकार नहीं कर सकते। सोशल फैक्टर जितने भी है ये अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को पता है, उसको अगर कोई बीमारी हो गई है, उसको पता है कि मैं इस किस्म के हेल्थ मेजर्स यूज़ करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में जा सके या दवाई ख़रीद सके, तो फिर वो किस तरीके से वो फॉलो करेगा, नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये सोशल फैक्टर। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर में देख ले, किसी इंसान की अगर कोपिंग स्टाइल ही पुअर है, वो सही तरीके से स्ट्रेसेस को कोप नहीं कर पाता, डेली लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेसेस को, तो उसका उसकी सेहत पे असर पड़ता है। अगर उसमें सिम्टम्स ऑफ डिनाइल है, वो किसी चीज़ को कोई वाक़या हो गया, कोई हेल्थ कंडीशन आ गई या कोई उसका लॉस हो गया किसी भी तरीके से, वो उसको डिनाइल करता है, इनकार करता है, मानने को ही तैयार नहीं है। अगर मानेगा नहीं तो कोप कैसे करेगा, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट को पुअरली उसके साथ एडहियरेंस होना, सही तरीके से मेडिकल फॉलोअप वगैरह नहीं करना, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से उनका माइंड मानता नहीं है कि मेडिकल सर्विस वो अटेंड करे। इसके अलावा मलअडॉप्टिव हेल्थ बिहेवियर्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ऐसे बिहेवियर्स शो करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। कल्चरल को देख ले, कल्चरल फैक्टर में यही चीज़ें हैं कि किसी का कल्चर नहीं मानता कि वो आके मेडिकल ट्रीटमेंट ले, किसी का कल्चर नहीं मानता कि वो स्मोकिंग को छोड़े, किसी का कल्चर नहीं मानता कि वो जाके जो है हॉस्पिटल में ख़ुद को दिखाए, कोई प्रिवेंटिव मेजर करे, किसी का कल्चर यही नहीं मानता कि वो कोई वैक्सीन वगैरह लगाए। तो इसी सब की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं हेल्थ को। इकोनॉमी को देख ले, इकोनॉमी का आप लोगों को पता है जितनी पुअरिटी ज़्यादा होगी उतने हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा होंगे। और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख लें, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग मींस के अगर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आगे आ जाए जिनको पूरी ये जिम्मेदारी हासिल हो कि पॉलिसी वो बनाए, और वो लोग ऐसे लोग हो जो कि पूरे मुल्क के वो जो वेल बीइंग है उसको नहीं देखते, अपनी मर्ज़ी से अपनी वो ख्वाहिशात को सामने रखते हुए, अपने फ़ायदे को सामने रखते हुए वो पॉलिसी बनाते हैं। तो ऐसे लोग अगर सामने आ गए तो फिर मुल्क का क्या होगा, जो मुल्क के गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, उनके वेल बीइंग का क्या होगा। तो इसी तरह ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो मेसिव तौर पर हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई होलिस्टिक कंसेप्ट की। तो होलिस्टिक लफ्ज़ किसे कहते हैं? होलिस्टिक मीन्स के एज ए होल लेना। इसमें होलिस्टिक कंसेप्ट वालों का ये कहना था कि हमने ये बायोमेडिकल, साइकोसोशियल और इसके अलावा इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अलग अलग करके नहीं फैलाना है, इन सब को हमने एज ए होल लेना है। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है बायोमेडिकल रूट जो है हेल्थ का वो भी है, साइकोसोशियल रूट भी है, इकोलॉजी का भी जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल है हेल्थ में। तो इसीलिए हमने इन सब को एज ए होल लेना है। तो ये जो एज ए होल लिया गया इसको कहा गया होलिस्टिक कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट। जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सबको इकट्ठा किया गया और एक साथ लिया गया। इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेल्थ। इनका होलिस्टिक कंसेप्ट वालों का कहना था कि ये सब ठीक है कि सोसाइटी का भी, इकोनॉमी का भी, पॉलिटिक्स का भी और एनवायरनमेंट का भी सबका हेल्थ पे इन्फ्लुएंस होता है। इट डिस्क्राइब्स हेल्थ एज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इन्होंने बताया कि हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इन्वॉल्विंग द वेल बीइंग ऑफ होल पर्सन इन कंटेक्स्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, जिसमें हम एक इंसान के एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में उसके होल पर्सन को लेते हैं, होल पर्सन के वेल बीइंग को लेते हैं, जिसमें मेंटली भी वो बिल्कुल जो है वेल बीइंग हो, फिजिकली भी वो बिल्कुल वेल बीइंग हो, सोशली भी वो बिल्कुल वेल बीइंग हो। उसके सोशली अगर हम कहते हैं तो उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ये सारी चीज़ें आती हैं। मेंटली हम कहते हैं तो उसके साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं, और फिजिकली हम कहते हैं तो उसका जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ है ये उसमें इंक्लूड होता है। तो हेल्थ जो है इन सब का मजमा है, ये एक होलिस्टिक कंसेप्ट दी गई थी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस होलिस्टिक कंसेप्ट के बाद WHO ने हेल्थ की ये डिफिनीशन 1948 को दी गई, जो कि आज तक चलती आ रही है। एक मॉडर्न डिफिनीशन है हेल्थ की कि ए हेल्थ इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। कि हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिजीज़ या कमज़ोरी, इन्फर्मिटी के एब्सेंस को हम हेल्थ कहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक इंसान सोशली, मेंटली, फिजिकली पूरे तौर पर वो
बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल वेल बीइंग है, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो है हेल्दी है। रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ के रिस्क फैक्टर्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो अब इसमें आप लोग जो है फ़र्क जान पाएंगे कि बेसिकली हेल्थ फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स किसे कहते हैं और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ किसे कहते हैं। लिखा है रिस्क फैक्टर इज़ एन एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल दैट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग ए डिजीज़ और इंजरी। यानी रिस्क फैक्टर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि एक इंसान जब उसके साथ एक्सपोज हो जाता है, उन फैक्टर के साथ, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जब उसकी एक्सपोजर हो जाती है, तो फिर उस इंसान को डिजीज़ होने का, इंजरी होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसको जो है वो ससेप्टिबल बन जाता है डिजीज़ के आगे जब उसका एक्सपोजर हो जाता है इन फैक्टर्स के साथ, तो वो फैक्टर्स उसके लिए कहलाते हैं रिस्क फैक्टर्स। Some examples of more important risk factors are underweight, unsafe sexual contact, high blood pressure, tobacco and alcohol consumption, and unsafe water, sanitation and hygiene. कुछ जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि कुछ कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन और मोर इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान को किसी ना किसी किस्म के हेल्थ कंडीशन के, डिजीज़ कंडीशन के अंदर जो है वो धकेल देती है। तो उसमें कौन कौन से हैं? अंडरवेट होना, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, टोबैको का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, अनसेफ वाटर यूज़ करना, सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्क फैक्टर्स कहलाती हैं। आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ देख लें, मैनी फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के फिर एक इंडिविजुअल की और कम्युनिटीज़ के हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो वो जब हम रिस्क फैक्टर्स के, जब हम ऐसे फैक्टर्स के कंबाइनली उनको ले लेते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में हम उनको इकट्ठा करके कंबाइन करते हैं, तो फिर जाके उनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। जो कि कौन कौन से हैं? द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और पर्सन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ये सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे डायमेंशंस, तो फिर ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहलाएंगे। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, इस छोटे से डायग्राम के अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? आपका वो पानी जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी, आपका वो एयर जो आप सांस ले रहे हो उसकी क्वालिटी, आपकी हाउसिंग की क्वालिटी, आपकी कम्युनिटी डिज़ाइन कि उसमें कम्युनिटी में किस किस कम्युनिटी डिज़ाइन में आप रहते हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपको कौन कौन सी हासिल है, क्या आपकी कम्युनिटी में कोई नॉइस वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट होती है, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके अंदर डिजीज़ डेवलप करने में। इसके अलावा देख लें सोशल एनवायरनमेंट को। सोशल एनवायरनमेंट में आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर, आपके सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है, हेल्थ सर्विसेज कैसे हैं, हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस कैसी हैं, क्राइम और वायलेंस उनकी क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं और इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कोई हेल्थ कंडीशन जो है वो डेवलप करने में। लाइफ स्टाइल और बिहेवियर में देख लें, डाइट का, टोबैको यूज़ का, फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, ड्रग अल्कोहल यूज़ करना, सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है वो सही ना होना, यानी अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी का होना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका असर होता है हेल्थ पे। आप लोगों को पता है, ये हम डिफरेंट जगहों पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी एक पॉइंट में भी ये लग रहा है कि इसकी वजह से डिजीज़ पैदा नहीं हो सकती या किस तरह डिजीज़ पैदा होती हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, फिर मैं आपको बता दूँगी। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का देख ले कि इनकम का, आपकी वेल्थ का, आपके एम्प्लॉयमेंट का, यानी आपकी जॉब का, कहाँ पे आप ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आपकी कैसी है, कैसे सिचुएशंस है इकोनॉमी के, आपके फैमिली में, आपके कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो डिफरेंट डायमेंशन से आके इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक हेल्थ कंडीशन स्टार्ट कर लेती है, तो इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। देखिए यहाँ पे भी फिर वही चीज़ें जो है वो दोहराई गई हैं कि कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़, इंडिविजुअल फैक्टर्स और फैमिलीज़ फैक्टर सब मिल के, ये सारी चीज़ें अगर ठीक चल रहे हो तो फिर बंदा जो है वो हेल्दी है, हेल्थ कंडीशन में है। इनमें से किसी 2 या 3 में भी अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए, किसी एक में भी अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो वो हेल्थ को जो है मोर देन 30%, मोर देन 40% अफेक्ट कर लेती हैं। जैसा कि यहाँ पे देख ले, जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हेल्थ सर्विस सिस्टम,
उन तक एसेस की बात, उनका होना या ना होना, सोशियो कल्चरल जो जितने भी हालात हैं कि किसी कल्चर उसको इजाज़त नहीं देती मेडिकल केयर लेने के लिए, किसी की कल्चर जो है उसको ये इजाज़त नहीं देती कि वो अगर एक वुमन है तो वो हॉस्पिटल से जाके उसके बच्चे की डिलीवरी हो। ये सारी चीज़ें, एजिंग पॉपुलेशन में जो एजिंग है तो एजिंग की वजह से भी डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी की वहाँ पे कितनी सहूलियात मौजूद है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की कितनी सहूलियात मौजूद है। लोगों को किसी हेल्थ इशू अगर हो जाती है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ीज़ जो है उसकी वो डिज़ीज़ कोई एपिडेमिक हो रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल रही है या नहीं, और उनकी टेक्नोलॉजी तक कितनी एक्सेस है। जेंडर भी अफेक्ट करती है, कुछ फीमेल स्पेसिफिक बीमारियाँ, कुछ जो है वो मेल स्पेसिफिक बीमारियाँ, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस का, जिसमें इनइक्वलिटी की वजह से वुमेंस जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ का शिकार होते हैं। ह्यूमन राइट अगर सही तरीके से नहीं मिलती तो उससे हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मल्टी डायमेंशनल जो फैक्टर्स हैं, इन सब को कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। हेल्थ के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, रिस्क फैक्टर्स और जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने पढ़ लिए हैं। ये कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई है सही तरीके से। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।